अस्सलाम वालेकुम। बी लॉ कैफ 4। आज हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 हम पढ़ रहे हैं। कल हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं। हमने बात की है पेमेंट इन ड्यू कोर्स की, हमने कल बात की है निगोशिएशन की, इंडोर्समेंट की। उसको क्विकली ज़रा रीकैप कर लेते हैं। देखें, निगोशिएशन से मुराद सिंपल है कि आपने ट्रांसफ़र करना है अगले बंदे के नाम पे। अब ट्रांसफ़र करने के दो तरीके हमें पता है कि अगर तो हमारा इस टाइम पे, इस मोमेंट पे बेयरर इंस्ट्रूमेंट है, मतलब किसी का नाम नहीं लिखा हुआ, तो सिंपल हमने बेयरर इंस्ट्रूमेंट को आगे भी अगर बेयरर ही बनाना है तो सिंपल डिलीवरी कर देनी है उसकी, अगले बंदे को दे देना है, वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसको ऑर्डर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो फिर ज़ाहिर है अगले बंदे का नाम हमें लिखना होगा और फिर हम उसको डिलीवर कर देंगे। लेकिन अगर इस मोमेंट पे हमारे पास ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, मतलब कि हमारा नाम लिखा हुआ है उसके ऊपर, तो सर फिर तो हमें इंडोर्समेंट के लिए साइन भी करने पड़ेंगे। हमें इंडोर्समेंट करनी पड़ेगी बेसिकली, सही है। मतलब निगोशिएट करने के लिए, ट्रांसफ़र करने से पहले इंडोर्समेंट होगी। इंडोर्समेंट करेंगे, साइन करेंगे। हमने उसके एसेंशियल्स पढ़े हैं कि आपने साइन करने हैं। वर्ड्स कुछ साथ लगाना ज़रूरी नहीं है, बस आपके साइन होने चाहिए। अगली पार्टी का नाम अगर लिखना चाहें, ऑर्डर बनाना चाहें तो बना लें, ओपन करना चाहें बेरर भी कर सकते हैं आप उसको, ठीक है। लेकिन आपके साइन हो, उसके फेस पे हो इंस्ट्रूमेंट के, नहीं तो बैक साइड पे हो, नहीं तो एक स्लिप के ऊपर करें। स्लिप को क्या कहते हैं, लॉन्ग वर्ड बोला जाता है उसके लिए, उसको ये बोला जाता है। या उस स्टैम्प पेपर के ऊपर भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आप करके उसको सारा अटैच कर दें। कोई सार वर्डिंग शर्डिंग लाजमी नहीं है कि स्पेसिफिक वर्डिंग है या होनी ही चाहिए, साइन लाजमी होने चाहिए, ठीक है। ये आपने करके और देन आपने उसको अगले बंदे को डिलीवर कर देना, तो आपकी हो जाएगी। फिर हमने पेमेंट इन ड्यू कोर्स की बात की। पेमेंट इन ड्यू कोर्स क्या था कि अगर पेमेंट करने वाले ने, मतलब कि प्रोमिसरी नोट के केस में मेकर पेमेंट करता है और आपको पता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक के केस में ड्रॉई पेमेंट करता है। अगर इन लोगों ने पेई को मतलब सही पहचान लिया, अपने हिसाब से तसल्ली कर लिया, दे आर सेटिस्फाइड कि यही वैलिड टाइटल वाला बंदा है, होल्डर ट्रू होल्डर या ट्रू ओनर है, तो वो उसको अपना पेमेंट कर रहे हैं उसकी, तो वो अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो चुके हैं। मतलब है कि आप कानून ये नहीं कहेगा आपने गलत बंदे को पेमेंट किया। हमने कुछ इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कल देखे हैं। तो ये भाई था। आज थोड़ा उसमें आगे बढ़ते हैं चीज़ों में इंशाल्लाह, तो मज़ीद इसके अंदर चीज़ों में क्लैरिटी जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आती जाएगी। हम देखें थोड़ा थोड़ा इसको लेकर चल रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि आप लोग एब्जॉर्व करें एक एक चीज़, क्योंकि ये ज़ाहिर है थोड़ी डिफरेंट चीज़ें हैं, फ़र्स्ट टाइम एवर हम पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। आज हम जी बात करेंगे प्रोमिसरी नोट को, डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने ये सिंपल पढ़ा है ना कि आई प्रॉमिस टू पे यू फ्ला, ये है जी हमारी प्रोमिसरी नोट, एक स्टेटमेंट है, ठीक है। लेकिन इसके क्या एसेंशियल्स हैं, क्या इसकी वैलिड होने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, वो आज हम उसको इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। तो भाई प्रोमिसरी नोट के ऊपर आ जाएँ ज़रा। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन, सेक्शन 4 है जी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 का, वो आपको कुछ बताना चाह रहा है, उसको देखते हैं। वो कहते हैं प्रोमिसरी नोट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। पहले नंबर पे तो वो कहता है जी राइटिंग में होना चाहिए, ब्रैकेट में उसने लिखा है नोट बीइंग अ बैंक नोट और करेंसी नोट। बैंक नोट या करेंसी नोट को कहता है मैं प्रोमिसरी नोट नहीं कह रहा, कहता है उसको अलग कर दो। इसका मतलब कि जो हमने, याद है सेक्शन 35 पढ़ते हुए मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी कि ये क्यों पेबल टू बेरर इशू नहीं किया जा सकता, तो हमने वहाँ पे बात की थी। इसलिए कि भाई ये करेंसी नोट के तौर पर फिर इस्तेमाल होने लगे हैं। यहाँ पर उसने कह दिया कि यार करेंसी नोट को नहीं मैं यहाँ पे कह रहा, उसके अलावा चीज़ें अगर मैं उसको भी कह दूँगा लोग करेंसी नोट ना बनाना स्टार्ट करें। तो उसने कहा करेंसी नोट और बैंक नोट। बैंक नोट भी क्या होता है, एक बैंक दूसरे बैंक को कहता है कि भाई आप पे कर दो, हम आगे जाके पढ़ेंगे, बैंक ड्राफ्ट भी इसको बोल दिया जाता है। तो वो कहता है उन चीज़ों को आप निकाल दो। इसके अलावा कोई भी नोट, कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, अनकंडीशनल का मतलब गैर मशरूत, को शर्त ना लिखी हो कि भाई अगर तुम ये करोगे तो फिर मैं वादा करता हूँ देने का, नहीं, अगर शगर कोई नहीं होगा। तो अगर शगर पहले फाइनल कर लो, जब फाइनल हो जाए कि पैसे देने हैं तो फिर वादा करो। अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग से मुराद क्या कि मैं ये वादा कर रहा हूँ, ये मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, एक्नॉलेज कर रहा हूँ इस चीज़ को। साइंड बाय द मेकर, मेकर ने साइन भी किए हैं। टू पे ऑन डिमांड और एट अ फिक्स्ड और डिटर्मिनेबल फ्यूचर टाइम, क्योंकि ऑन डिमांड भी हो सकता है और टाइम भी हो सकता है। उसने कहा कि टू पे ऑन डिमांड या ऑन टाइम सर्टन सम ऑफ मनी, कुछ पैसे पे करने हैं, वो भी सर्टन होने चाहिए कितने, ठीक, ये नहीं कि मैं आपको पे करूंगा जितना मेरा दिल करे, ऐसे नहीं, सर्टन होने चाहिए वो। ओनली टू, सिर्फ उसको, और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टन पर्सन, सिर्फ एक पर्सन के ऑर्डर को देने हैं, और टू बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या जो बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है उसको। अच्छा अब देखें, पहले ज़रा समझ लें इसका समरी इसकी क्या है। वो ये कहना चाह रहा है कि भाई प्रोमिसरी नोट से मुराद एक ऐसा रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है
करेंसी नोट और बैंक नोट के अलावा कोई भी ऐसा रिटर्न इंस्ट्रूमेंट जिसमें एक शख्स मेकर जो है वो अनकंडीशनल अंडरटेकिंग दे रहा है कि भाई मैं फलां बंदे को या जिस किसी के भी ये पास होगा उसको सर्टन सम दूंगा, कुछ पैसे दूंगा जो मतलब सर्टन होने चाहिए, क्लियर होना चाहिए कितने पैसे दूंगा, ऑन डिमांड दूंगा या जब वो टाइम आ जाएगा तब दूंगा। ये आपने मतलब इसका मतलब है कि पेबल टू ऑर्डर भी हो सकता है, पेबल टू बियर भी हो सकता है, पेबल ऑन डिमांड भी हो सकता है, पेबल ऑन टाइम भी हो सकता है, लेकिन साइंड बाय मेकर होना चाहिए। अब वहाँ पे आपको दोबारा क्वेश्चन आ सकता है कि सर हमने तो कहा था कि जी बियर वाला नहीं इशू हो सकता सेक्शन 35 के मुताबिक। देखें, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ने तो कहा था कि इशू हो सकता है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ने तो अपनी डेफिनेशन बताई ना प्रोमिसरी नोट की कि भाईजान हर बंदा कर दे, मैं तो प्रोमिसरी नोट समझता हूँ उसको। लेकिन बीच में आया फिर सेक्शन 35 ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1956, उसने कहा कि सही है मैं मान लेता हूँ लेकिन यार ये वाला ना बस करो। इसका मतलब है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के अंदर रहते हुए तो अलाउड था, लेकिन एक और कानून ने हमें मना कर दिया, जो कि हमने डिटेल में इसके ऊपर डिस्कशन की हुई है। इसका मतलब है कि ये जो डेफिनेशन है प्रोमिसरी नोट की डेफिनेशन बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि देखो उसके अंदर भी उसने कहा ना कि बैंक और फेडरल गवर्नमेंट तो कर सकते हैं अभी भी इशू ये वाले, ठीक है, लेकिन दूसरे बंदे नहीं कर सकते। तो डेफिनेशन तो प्रोमिसरी नोट की बिल्कुल वैलिड है। हाँ, जब आप इसको इशू कर रहे हैं कोई एज अ सिंपल पर्सन, जनरल पर्सन, मतलब बैंक और फेडरल गवर्नमेंट नहीं है, तो फिर स्टेट बैंक वाला कानून आपको मना करेगा। निगोशिएबल को मसला नहीं है, लेकिन आपको पता है ना कि आपने हर कानून को फिर फॉलो करना होता है, तो हम उसकी वजह से फिर रुकते हैं। बात आई समझ? तो प्रोमिसरी नोट क्या है भाई? एक रिटर्न, एक अनकंडीशनल गैर मशरूत, कोई शर्त नहीं होनी चाहिए, एक अंडरटेकिंग है कि भाईजान मैं आपको फलां डेट को या जब भी आप मांगेंगे, बियर है या जिस भी बंदे के नाम के, वो आके मेरे से पैसे ले सकता है, इसको आप प्रोमिसरी नोट बोलते हैं। ठीक है जी। द एनालिसिस ऑफ द डेफिनेशन शोज दैट अ प्रोमिसरी नोट इज अ रिटन एंड साइंड प्रॉमिस, प्रॉमिस है भाई, टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू अ स्पेसिफाइड पर्सन और हिज ऑर्डर। ओके सर। अब आगे बात आ गई जी पार्टीज टू प्रोमिसरी नोट। तो हमें पता दो ही पार्टियां भाई, एक मेकर है एक पेई है, सिंपल एज दैट। मेकर ने ही पेमेंट करनी है। बिल ऑफ एक्सचेंज चेक में तीन पार्टियां थी, ड्रॉर और था, ड्रॉई और था, पेई और था। ड्रॉर था बनाने वाला, ड्रॉई जिसने पेमेंट करनी है, पेई जिसको पेमेंट मिलनी है। ठीक है, पेई और ड्रॉर सेम बंदे हो सकते थे, ठीक है, लेकिन यहां पे कहता बंदे दो हैं, मेकर बनाने वाला, मेकर ने ही पेमेंट करनी है, और पेई दो बंदा, पेई को पेमेंट करनी है। तो अब जरा आप लॉजिकली बताएं क्या प्रोमिसरी नोट के केस में मेकर और पेई एक हो सकते हैं? एक बंदा अपने आप को वादा कर सकता है कि मैं पे करूंगा। देखें, बिल ऑफ एक्सचेंज में तीन बंदे थे, ड्रॉर कह रहा था भाई पे करो इसको, पे करो मुझे, ये कह सकता था ना, उसको या मुझे पे करो, अगला बंदे को इन्वॉल्व करके कह रहा। अगर मैं अपने आप को ही वादा करता नहीं हूं कि शहबाज आपने शहबाज को ही पे करने हैं, तो ये क्या लॉजिक है? इसका मतलब है कि प्रोमिसरी नोट के केस में मेकर और पेई सेम पर्सन नहीं हो सकते, ये डिफरेंट पर्सन होने चाहिए। जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक के केस में ड्रॉ करने वाला और पेई जिसको पेमेंट मिली है वो सेम पर्सन हो सकते हैं, क्योंकि पेमेंट करनी है ड्रॉई ने। हम ड्रॉई को कह सकते हैं कि भाईजान मैं ड्रॉ कर रहा हूं, मुझे ही पेमेंट करो, ये हम कह सकते हैं, और आमतौर पर बैंक्स में चेक में हम करते भी हैं ना इस तरह, तो बिल ऑफ एक्सचेंज में भी हम कर सकते हैं। ठीक है, प्रोमिसरी नोट में नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने ही पेमेंट करनी है, मैं अपने आप को कैसे पेई बना लूँ? ठीक है, तो वो जैसे हमने कहा ना अपने आप को ऑफर नहीं हो सकती शीशे में खड़े होके, तो वो इलॉजिकल सी बात लगती। तो इधर भी भाई वही सीन है। मेकर से मुराद क्या? इट इज द पर्सन हु मेक्स द प्रोमिसरी नोट एंड प्रोमिसेस टू पे द मनी एंड मनी स्टेटेड इन इट। द मेकर इज लायबल टू पे अकॉर्डिंग टू द टेनोर ऑफ द नोट, वही मतलब कि विद इन दैट टाइम पीरियड, एंड कंपनसेट एनी पार्टी टू द नोट फॉर लॉस सस्टेन्ड बिकॉज ऑफ इस डिफॉल्ट। और अगर उसमें कोई डिफॉल्ट हो, कोई मसला हो, कोई किसी पार्टी को नुकसान होगा, मिसाल तौर पर मेकर ने एक बनाया हुआ है प्रोमिसरी नोट, लेकिन वो प्रोमिसरी नोट के अंदर कोई मसला है, मतलब कि या पैसे नहीं सही तरह लिखे गए या कोई और इशू हो गया, आगे किसी को किसी बंदे ने ट्रांसफर करा तो उसने लिया ही नहीं, उसने कहा यार ये तो ख़राब है। अब उस पार्टी ने कहा यार मेरा तो नुकसान हो गया, मुझे तो अभी इसको कैश देना पड़ गया है, जबकि मैंने तो उसको महीने भर पैसे देने थे आपके प्रोमिसरी नोट की बेस पे इंडोर्समेंट करके या निगोशिएट करके। तो वो आ गया इसके पास कि भाई मुझे नुकसान हुआ, मेरे पैसे भरें। ठीक है, आपने बनाए गलत हुआ है, तो वो कहता है वो उसको पे भी करेगा इस सिलसिले में। तो इसका मतलब है कि भाई सारी जिम्मेदारी, प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन द मेकर। मेकर के ऊपर भाई प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने प्रोमिसरी नोट सही भी बनाना है और उसने पेमेंट भी करनी है। ठीक है, पेई
इट इज़ अ पर्सन टू होम द अमाउंट ऑफ प्रोमिसरी नोट इज पेएबल, जिसको देने हैं पैसे उसको पेई बोला जाता है, ठीक है। अच्छा अब इसका ना स्पेसिमेन देखो, अब ये जो स्पेसिमेन बनाया हुआ है स्पेसिमेन से हमारा फॉर्मेट, ये लाजमी नहीं है कि यही हमेशा फॉलो किया जाए, मतलब इसी तरह से ऊपर लिखा जाए नीचे लिखा जाए, ये लाजमी कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन क्योंकि इसके अंदर तमाम इसेंशियल्स आपके पूरे हो रहे होंगे, आगे जाके हम इसेंशियल्स देखेंगे, तमाम इसेंशियल्स पूरे हो रहे होते हैं, तो आम तौर पे हम इसी तरह का बना लेते हैं। देखें ना, एक इजी आपको बना के जो दे दिया है फिर उसी को फॉलो करना है, अपना दिमाग ज़्यादा इस्तेमाल ज़रूर करना है, या तो हो के कॉन्सेप्ट तगड़ा आपको आ गया है और आप उसकी प्रैक्टिस भी करें, फिर आप अपने हिसाब से बना लें चाहे जो मर्जी, लेकिन ज़रूरत नहीं है ना आप फिर इसी तरह बना लें जो एक आपके पास है इसी की प्रैक्टिस कर लें। जैसे अगर हम इसको बनाए हैं तो उसने कहा कि भाई आमतौर पर प्रोमिसरी नोट एक पेज के ऊपर, ठीक है, एक पेज है, डब्बा नहीं उस पर लाजमी होता बनाना मतलब है कि पेज है ये बेसिकली। तो उसमें जैसे उसने कहा कि एक साइड पे डेट आ जाएगी, डेट से मुराद क्या है कि किस डेट पे बनाए ये, फॉर एग्जांपल आपने कह दिया 25 जुलाई 2024 को बनाए, ठीक है। यहाँ पे हम पैसे लिख देते हैं, लेट से कितने पैसों का है ये, हमने कहा 10,000 रुपये का, ओके सर। अगेन ये लाजमी नहीं है कि इसी तरह का ही शक्ल हो, इस तरह की भी हो सकती है कैसी भी, लेकिन चीज़ें इसेंशियल्स जो लवाजमात हैं वो पूरे होने चाहिए। अच्छा उसने कहा 3 months आफ्टर डेट आई प्रोमिस टू पे अशरफ और टू हिज ऑर्डर द सम ऑफ इतना फॉर वैल्यू रिसीव, ठीक है। तो इसको लिखने का और तरीका भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल आई प्रोमिस, मैं उस तरह नहीं लिख रहा, मैं ऐसे लिख रहा हूँ आई प्रोमिस टू पे। अब आगे आपका ऑर्डर भी हो सकता है, बेरर भी हो सकता है, आप ऑर्डर भी बना सकते हैं, बेरर भी बना सकते हैं, लेकिन बेरर आपको पता है कि सेक्शन 35 ऑफ द स्टेट बैंक एक्ट ऑफ पाकिस्तान 1956 वो रोकता है आपको, वो आपको रोकता है कि आप नहीं बना सकते, बेरर वाला इशू नहीं कर सकते, तो इसलिए फिर हम वो नहीं करते। तो हम फिर वो करते हैं ना जो अलाउड है जनरली, आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर मोहम्मद अली रुपीज़, ये देखो ऊपर मैंने इसमें लिख दिया, अब इधर वर्ड्स में मैं लिख सकता हूँ रुपीज़ 10,000 ओनली क्यों लिख दिया जाता ताकि इस बीच में ना कुछ आ रहे, मतलब 10,500 ना कोई लिख दे, तो इधर ही बात ख़त्म कर दो ना, 10,000 इधर भी लिख दो आप ओनली, और इधर भी आप बेहतर है कि ऐसे करके इधर ये लगा दो ताकि कोई वर्ड ना आगे कोई डाल ले। रुपीज़ 10,000 ओनली फॉर वैल्यू रिसीट, फॉर वैल्यू रिसीट बस आप याद रख लें, ये आपने साथ लिख देना, ठीक है जी। ये आपने भाई लिख दी, ये देखो हमारा तरीका थोड़ा सा और है। अब उसने लिखा 3 months, इसका मतलब वो टाइम वाला बना रहा है, अगर टाइम ना मेंशन किया हो तो वो क्या होता है, ऑन डिमांड हो जाता है, ठीक है। अगर आप इसको टाइम वाला बनाना चाहते हो तो आप लिख दो आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर फलां 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 3,000 10,000 2 months या 3 months आफ्टर डेट। आफ्टर डेट से मुराद क्या है भाई, वो जो डेट है ना उसके 3 महीने के बाद जाके बंदा मेरे से पैसे ले सकता है, उससे पहले नहीं ले सकता, ठीक है। ये मैंने इस तरह लिख दिया, तो आप ये बना सकते हो। और अगर ये ऑन डिमांड को स्पेसिफाई करना होता तो आप ये भी लिख सकते 3 months को ना लिखते, ठीक है, इसको ऐसे कर दो, आप यहाँ लिख देते ऑन डिमांड। जैसे ही जब भी मतलब आज मैंने बना दिया ना, वो बंदा 2 मिनट बाद आ जाए मैं दे दूँगा उसको पैसे, ऑन डिमांड से ये मुराद है। अच्छा अब यहाँ पे मैंने लिख दिया कि पेई का नाम, पेई उधर मोहम्मद अली है, इधर ही मैंने लिख दिया टू, उसको देना भी है ना, सिर्फ बना के अपनी जेब में थोड़ी डालना है। हमने कहा था ना मेकर वाली भी इंडोर्समेंट होती है कि जो पहली बार वो करता है तो भाई वो भी तो आपने डिलीवर भी करना है। टू मोहम्मद अली, आगे उसका एड्रेस लिख दो जी XYZ रोड लाहौर, ये आपने लिख दिया ताकि स्पेसिफाई हो गया ये बंदे को और आपने उसको डिलीवर कर दिया है। यहाँ पे जिस बंदे ने बनाया उसकी तरफ से साइन हो गए, साइन आ गए, ठीक है, नेम आ गया उसका, कोई भी लिख दो आप, ठीक है, काशिफ, काशिफ निभा निभी वाला काशिफ, ठीक है, तो काशिफ ने लिख दिए, नीचे उसने अपना भी लिख दिया ABC रोड कराची फॉर एग्जांपल, ठीक है भाई। अब ये देखें ये आपका प्रोमिसरी नोट का स्पेसिमेन है, उसका फॉर्मेट है। अभी हम उसके एसेंशियल्स पढ़ेंगे, आपको सारे एसेंशियल इंशाल्लाह इसमें मिलेंगे। अब इस स्पेसिमेन को देखते हुए पता लग गया कि भाई बनाया किसने है, आई प्रॉमिस टू पे। देखो टू का मतलब है कि उसको भेजा जा रहा है, वो तो पे ही है। बनाया जिस बंदे ने वो काशिफ है इस केस में, ठीक है, तो काशिफ साहब ने अपने साइन भी कर दिए हैं और ये उसने स्टेटमेंट एक ली। भाई समझ आ गई है कि असल में प्रोमिसरी नोट इस तरह का होता है, ठीक है। एसेंशियल्स पे आगे लाजमी चीज़ें क्या, सबसे पहले राइटिंग है तो भाई रिटर्न ही है ना, ये रिटर्न होना चाहिए वो कहता है, ठीक है। प्रोमिसरी नोट हैज़ टू बी इन राइटिंग, ओरल प्रॉमिस
देखो वो कॉन्ट्रैक्ट तो है ओरल प्रॉमिस, डिफरेंट कवानीन डिफरेंट चीज़ों के लिए होते हैं ना। कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो बिल्कुल वैलिड है, प्रॉमिस कर देना भी किसी को, जुबानी भी कर देना, इवन इम्प्लाइडली भी कर देना, हमें पता है इक्वली वैलिड है। लेकिन वो कहता है अगर आप इसको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहते हो ना, अंडर द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, आपने देखो कभी भी कंफ्यूज नहीं करना चीज़ों के, वो कानून कुछ कह रहा है, वो भाई वो कानून अपने उधर हिसाब से कुछ कह रहा है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट्स की बातें कर रहा है, हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की बातें नहीं कर रहे, हम यहाँ पे कर रहे हैं बातें निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होने की। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अगर आपने बनाना है प्रोमिसरी नोट को वैलिड, तो भाई वो कहता है राइटिंग में होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए। एंड ओरल प्रॉमिस टू पे डज नॉट बिकम अ प्रोमिसरी नोट, द राइटिंग मे बी ऑन पेपर। वो कहता है हाँ ये वाली जो रिटर्न है, ये चाहे आप पेपर के ऊपर लिख दें, चाहे किसी किताब के ऊपर लिख दें, चाहे किसी भी तरह की किसी भी चीज़ के ऊपर, टिश्यू पेपर के ऊपर लिख के दे दें, अगर तो मिटता नहीं है, पढ़ता नहीं है, ठीक है। द वर्ड्स यूज्ड, जो वर्ड्स आपने इस्तेमाल करने को कहते हैं जो मर्जी करो, लेकिन द वर्ड्स यूज्ड मस्ट इम्पार्ट अ क्लियर अंडरटेकिंग टू पे, उससे बिल्कुल जाहिर हो रहा हो कि क्लियरली जाहिर हो रहा है कि बंदा पैसे देना चाहता है, ठीक है। ये ना हो कि फॉर एग्जाम्पल आई एक्नॉलेज टू पे मोहम्मद अली रुपीज, एक्नॉलेज का मतलब मुझे पता है मैंने देने हैं, तो क्या करें भाई, ये बताओ, वादा करो ना देने हैं। मैं अगर कह रहा हूँ हाँ यार मुझे पता है मैंने उसके पैसे देने हैं, तो इसका ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं हुआ, ये प्रोमिसरी नोट नहीं हुआ। प्रोमिसरी नोट में आपने वादा करना है कि मैंने आपको पैसे देने हैं, मैं आपको दूंगा। सिंपल ये कह देना हाँ यार मैंने उसके 10,000 रुपया देना है, ये दिस इज नॉट अ प्रोमिसरी नोट, ठीक है। पता नहीं, देखो हमने पता नहीं कितने लोगों को देने होते हैं। अगर मेरे से आगे किसी ने पूछा यार फलां बंदे के आपने पैसे देने, मैंने कहा हाँ यार उसका 1,00,000 रुपया देना है, ठीक है। लेकिन मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैंने उसको देने हैं अभी या इस डेट पे, वादा तो नहीं मैं कर रहा। तो वो कहते हैं यहाँ पे वादा होना चाहिए, क्लियर अंडरटेकिंग होनी चाहिए, ठीक है। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द वर्ड प्रॉमिस शुड बी यूज। वो कहता है वर्ड प्रॉमिस यूज करना भी लाजमी कोई नहीं है, वर्ड प्रॉमिस वादा ये यूज करना भी लाजमी कोई नहीं है। आप फॉर एग्जाम्पल ये भी लिख सकते हो, आई हेयर बाई एक्नॉलेज टू पे ₹10,000 टू मिस्टर मोहम्मद अली 3 month आफ्टर फ्लान डेट, 2 month आफ्टर फ्लान डेट, या ऑन डिमांड। इसका क्या मतलब, उर्दू तर्जमा किया है, मैं ये अंडरटेकिंग दे रहा हूँ, मैं एक्नॉलेज कर रहा हूँ यहाँ पर कि मैंने इसको आज से 2 महीने बाद ये पैसे देने। प्रॉमिस वर्ड तो नहीं आया इसके अंदर, लेकिन स्टिल ये है तो प्रॉमिस ही। तो बेसिकली उसूल समझे, प्रिंसिपल समझे, क्योंकि उन्होंने कहा कि यार आप किसी भी तरह का बना सकते हो, बुनियादी उसूल ये होना चाहिए कि आप अंडरटेकिंग दे रहे हो कि मैंने पैसे देने हैं, ताकि आपके ऊपर फिर केस भी किया जा सके अगर आप नहीं देते तो, ठीक है। एग्जाम्पल देखें, आजम साइंस द इंस्ट्रूमेंट इन द फॉलोइंग टर्म। आजम साहब ने क्या लिखा है, आई प्रॉमिस टू पे बाबर और ऑर्डर ₹500। मैं वादा करता हूँ, प्रॉमिस लिख दिया, मैं वादा करता हूँ मैं बाबर को या ऑर्डर को 500 रुपया दूंगा। सही है भाई, चिल सीन है, वैलिड प्रॉमिस है। अब इससे हम रिटर्न की बात कर रहे हैं, बाकी एसेंशियल्स की नहीं कर रहे, तो ये डेटे शेटे साइन शाइन को फिलहाल छोड़ें। सिंपल उसने जो स्टेटमेंट लिखी, स्टेटमेंट की बात हो रही है कि क्या ये प्रॉमिसरी नोट कंसीडर हो सकती है कि नहीं, तो भाई वैलिड है ये। फिर वो कहता है जी आसिफ साइंस द इंस्ट्रूमेंट इन द फॉलोइंग टर्म। आसिफ साहब ने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, उस पर साइन भी कर दिए। क्या उसने लिखा, आई एक्नॉलेज माई सेल्फ, मैं मानता हूँ कि मैं टू बी इंडेटेड टू बासित, कि मैंने बासित को पैसे देने हैं इन ₹1,000 टू बी पेड ऑन डिमांड। आगे उसने ये भी लिख दिया कि जब भी वो मांगेगा, मैं ये जानता हूँ कि मैंने बासित को जब भी वो मांगेगा पैसे देने हैं। तो भाई ये भी प्रॉमिस, देखो वर्ड प्रॉमिस नहीं यूज हुआ, लेकिन लिखने का तरीका क्या है। अगर मैं सिंपल ये लिख देता, आई एक्नॉलेज टू बी इंडेटेड टू बासित फॉर ₹1,000, मैं मानता हूँ कि मैंने बासित को 1,000 देने हैं, ये एक्नॉलेजमेंट नहीं है, तो मैं सिंपल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको कि हाँ यार मैंने उसका 1,000 पेबल है मेरी तरफ। लेकिन अगर आगे मैंने लिख दिया टू बी पेड ऑन डिमांड, या टू बी पेड आफ्टर 2 month, टू बी पेड आफ्टर 1 month, टू बी पेड आफ्टर 10 days, इसका मतलब है कि भाई मैं रिटर्न स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि मैंने देने भी हैं वापस और फलां डेट को देने, ऑन डिमांड देने। दिस इज अ वैलिड प्रॉमिसरी नोट। इसका मतलब बात समझ रहे हैं ना कि प्रॉमिस करना जरूरी नहीं है, स्पेसिफिकली प्रॉमिस वर्ड यूज करना जरूरी नहीं है, लेकिन उसका एसेंस जो है या उससे जो आप इन्फेरेंस ले रहे हैं, उससे जो समझ रहे हैं वो यही है कि भाई आप एक वादा कर रहे हो, प्रॉपर अंडरटेकिंग है, अनकंडीशनल। अच्छा नेक्स्ट देखें, अदील प्रॉमिस टू पे बहराम अ सम ऑफ 500 ऑन टेलीफोन। उसने कॉल पे करिए मैं आपको 500 दूंगा। भाई तो ओरल वाला प्रॉमिसरी नोट नहीं है। हाँ एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, अगर वो आगे से एक्सेप्ट कर ले हाँ भाई आपने देना, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के मुताबिक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, उसको देने पड़ेंगे। लेकिन इधर प्रॉमिसरी नोट ये नहीं बना, ठीक है, क्योंकि वो रिटर्न होना चाहिए। वो आइए गल समझिए, कोई नहीं। दूसरा प्रॉमिस टू पे होना चाहिए, वो कहता है वादा होना चाहिए। देयर मस्ट बी अ प्रॉमिस और क्लियर अंडरटेकिंग टू पे। वर्ड चाहे ना यूज करो, पहला तो हम पढ़े थे ना कि रिटर्न होना चाहिए, उसमें हमने प्रॉमिस की बात कर ली। अब वो कहता है कि भाई प्रॉपर प्रॉमिस होना चाहिए या अंडरटेकिंग होनी चाहिए,
सिर्फ एक्नॉलेजमेंट, मेयर एक्नॉलेजमेंट ऑफ इंडेटेडनेस इज नॉट अ प्रोमिसरी नोट ऑल्दो इट इज वैलिड एज एन एग्रीमेंट। वो एग्रीमेंट तो है, मतलब मैंने लिख दिया कि हाँ यार मैंने आपको 10 लाख रुपया देना है, कॉन्ट्रैक्ट तो है, एग्रीमेंट तो मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ आपने देना है, आपको देने तो पड़ेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूंगा कि क्या वो प्रोमिसरी नोट है अंडर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, तो भाई वो नहीं है, क्योंकि उसमें वो कहता है रिटर्न होना चाहिए और उसके बाद प्रॉमिस या क्लियर अंडरटेकिंग होनी चाहिए। सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन ही दे देनी कि मैंने आपको पैसे देने। एग्जाम्पल देख लें, आजम साइंस द इंस्ट्रूमेंट्स इन फॉलोइंग टर्म्स। आजम साहब ने लिखा नहीं, मिस्टर बिलाल आई ओ यू 1000, मैंने आपको 1000 रुपया देना, तो क्या करें भाई ये बताओ ना कब देना है। सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन दे देना, लिख कर भी दे देना इवन, दिस इज़ नॉट अ वैलिड प्रोमिसरी नोट। ये सिंपल एक एक्नॉलेजमेंट है कि हाँ मैं मान रहा हूँ मैंने आपके पैसे देने। दूसरा, आसिफ साइंस द इंस्ट्रूमेंट इन फॉलोइंग टर्म्स। आसिफ साहब ने क्या लिखा है, आई एम लाइबल टू पे टू बाकिर ₹500, मैं जानता हूँ कि मैंने बाकिर को 500 देने हैं, तो क्या करें। जो एक्नॉलेजमेंट है ना कि हाँ भाई मैंने देने हैं, भाई कब देने हैं ये बताओ ना, वादा भी तो करो देने का। देन अदील साइंस इंस्ट्रूमेंट फॉलोइंग टर्म, आई हैव टेकन फ्रॉम बहजाद ₹2000 एंड आई एम अकाउंटेबल टू हिम फॉर द सेम विद इंटरेस्ट। हाँ, उसने कहा कि भाई मैंने बहजाद से 2000 लिया और हाँ मुझे पता है कि मैंने इंटरेस्ट सूद समेत उसको वापस करने हैं। ये सिंपल वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि हाँ यार मैंने पैसे लिए हुए हैं, मैंने वापस करने हैं। भाई कब करने हैं, यहाँ पे तो हम कह रहे हैं कि हमें कोई टाइम तो बताओ ना, ऑन डिमांड या कोई फिक्स टाइम बताओ कब पे करने हैं, वादा करो, अंडरटेकिंग दो। बात की है फॉलो। नेक्स्ट, अकमल साइंस द इंस्ट्रूमेंट फॉलोइंग, आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेटेड टू बानो इन 10,000 टू बी पेड ऑन डिमांड फॉर वैल्यू रिसीव्ड। आगे उसने ये देखो ना, इसमें उसने अच्छी बात की, उसने कहा मैं मानता हूँ मैंने बानो को 1000 रुपया देना है, जब भी वो मांगेगी मैं दे दूंगा। बानो आप इतनी अच्छी हो, जब भी आप वो पैसे मांगोगे मेरे से मैं आपको देने का पाबंद हूँ। ये अंडरटेकिंग है, वर्ड प्रॉमिस नहीं यूज़ हुआ, लेकिन आप अल्फाज का चुनाव देखें ना, अल्फाज के चुनाव से आपको आइडिया हो गया कि भाई वो बंदा पैसे देगा, प्रॉमिस कर रहा है वो कि जब भी आप मांगोगे मैं आपको पैसे दे दूंगा। अगर वो सिंपल ये कहता है आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेटेड टू बानो फॉर ₹1000, बस फुल स्टॉप, वो सिंपल इन्फॉर्मेशन दे रहा है मैंने आपको 1000 रुपया देना है, तो भाई देना कब है, आगे आपको पेबल ऑन डिमांड या पेबल ऑन टाइम। ठीक है, आइए भाई गल समझ नहीं। नेक्स्ट, डेफिनेट एंड अनकंडीशनल। डेफिनेट का मतलब बिल्कुल क्लियर हो बात, ये ना हो गया यार जितने मांगोगे दे दूंगा, ये इस तरह की नहीं चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, डेफिनेट होना चाहिए। अनकंडीशनल, कोई शर्त ना हो कि यार तुम ये करोगे तो फिर दूंगा, भाई ये शर्तें शुरतें पहले कर लो तय, उसके बाद जाके आप बिल्कुल अनकंडीशनल बनाओ प्रोमिसरी नोट। पढ़ो ज़रा द प्रोमिस, इसमें देखें ना ये चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। ठीक है, कि वादा किया जा रहा है, प्रॉपर अंडरटेकिंग दी जा रही है, टाइम शाइम या ऑन डिमांड वगैरह की बात हो रही है, इसमें कोई शर्त आयद नहीं की गई कि इस तरह से होगा तब दूंगा या कुछ। द प्रोमिस मस्ट नॉट डिपेंड अपॉन द हैपनिंग ऑफ सम अनसर्टन इवेंट, कंटीजेंसी और द फुलफिलमेंट। अच्छा, अब ये थोड़ा समझने की ज़रूरत है। इफ एन इंस्ट्रूमेंट कंटेन्स अ कंडीशनल प्रोमिस, मतलब अगर हम इसको कंडीशन लगा रहे हैं ऑन सम अनसर्टन इवेंट, अनसर्टन इवेंट के ऊपर, कि भाई वो अनसर्टन का पता ही ना आपको, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में हमने जो पढ़ा था, देखो वो कॉन्ट्रैक्ट तो हो सकता है, वो प्रोमिसरी नोट नहीं हो सकता। प्रोमिसरी नोट के केस में वो कहता है कि अनसर्टन इवेंट के ऊपर नहीं डिपेंड कर सकते, इसका मतलब सर्टन इवेंट के ऊपर डिपेंड कर सकते हो जो अभी हुआ ही नहीं है। बताएं ज़रा, अगर मैं आपको कहता हूं कि यार अगर फॉर एग्जांपल मुझे प्रॉफिट हो गया तो मैं आपको पैसे पे कर दूंगा, मैं वादा कर रहा हूं, जैसे मुझे प्रॉफिट हुआ उस डेट के 10 दिन बाद मैं आपको पैसे करूंगा। ये अनसर्टन है, पता नहीं प्रॉफिट होना है कि नहीं होना, सर्टन नहीं है, प्रॉफिट लाजमी होना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि आई प्रॉमिस टू पे या आई हियर बाई अंडरटेक टू पे यू ₹100,000 एट द डेथ ऑफ मिस्टर फलां, अगर वो बंदा जिस डेट पे फोत होगा उस डेट पे करूंगा, तो क्या ये वैलिड बात है, ये कंडीशन है या नहीं है। देखो डिपेंड तो कर रहा है ये, लेकिन क्या ये अनसर्टन इवेंट के ऊपर है, मरना तो है ना सबने, कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। ठीक है, हर शख्स ने, हर नफ्स ने, हर इंसान जो जानदार उसने फोत तो होना है। तो भाई इसका मतलब है कि डेथ तो सर्टन है, वो तो होनी है। तो अगर डेथ के ऊपर या सर्टन इवेंट है ना, बिल्कुल हाँ, होनी कब है ये नहीं पता, उसने ये नहीं कहा कि टाइमिंग उसकी अनसर्टन, वो कहता है अनसर्टन इवेंट,
इवेंट अगर अनसर्टन है तो भाई उसके ऊपर डिपेंड नहीं किया जा सकता, इसका मतलब सर्टन इवेंट के ऊपर डिपेंड किया जा सकता है। ठीक है भाई, बात आइए समझ। तो सर ये आपका वो वैलिड हो जाएगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स अभी देख लेते हैं। अच्छा दोबारा पढ़ें तो कहता है द प्रॉमिस मस्ट नॉट डिपेंड अपॉन द हैपनिंग ऑफ सम अनसर्टन इवेंट contingency or the fulfillment of a condition. If an instrument contains a conditional promise to pay, it is not a valid promissory note and will not become valid and negotiable even after the happening of the condition. बेशक बार में हो भी जाए वो वाकया, प्रॉफिट हो भी गया है, अभी भी वो पैसे नहीं निकलवा सकता उससे। क्यों? क्योंकि बना ही गलत था ना, वॉइड था, बनते हुए वॉइड था, वॉइड एब इनिशियो। एग्जाम्पल देखें, आजम साइंस द इंस्ट्रूमेंट फॉलोइंग टर्म। आजम ने लिखा आई प्रॉमिस टू पे बासित 500 7 days आफ्टर माई मैरिज विद शहजादी। शहजादी के साथ शादी के 7 दिन बाद मैं आपको 500 रुपये। सर्टन थोड़ी है शहजादी ने आपसे शादी करनी है, और हो सकता है शहजादी साहब वैसे ही अल्लाह को प्यारी हो रहे हैं आपका नाम सुन के। ठीक है, तो दिस इज़ नॉट सर्टन, ये आपकी तो ख्वाहिश हो सकती है, अगली की नहीं होनी ख्वाहिश। तो इसका मतलब है कि दिस इज़ अनसर्टन इवेंट जिसके ऊपर आप डिपेंड कर रहे हो कि यार अगर शहजादी के साथ मेरी शादी होगी उसके 7 दिन बाद मैं आपको $500 दूंगा, तो ये क्या है? गलत है। ठीक है, ये मतलब कि वैलिड प्रोमिसरी नोट नहीं है। आगे, लेकिन क्या वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? कॉन्ट्रैक्ट में तो हमने पढ़ा था ना कि अगर कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या था, वो बेसिकली यही तो था चैप्टर 5 कि आप अनसर्टन इवेंट के ऊपर, लेकिन उसके अंदर आपका इंटरेस्ट भी तो हो, कोई इंटरेस्ट तो उसका है। ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे वैलिड है, लेकिन प्रोमिसरी नोट में चाहे आप लिख कर दे दो ये बात, लेकिन क्योंकि अनसर्टन है वो चीज़, उसके ऊपर आप डिपेंड कर रहे हो, दिस इज नॉट अ वैलिड प्रोमिसरी नोट। ओके, नेक्स्ट, आमिर साइंस द इंस्ट्रूमेंट इन द फॉलोइंग टर्म्स। क्या लिखा जी? आई प्रॉमिस टू पे बिलाल 500 ऑन दाऊद डेथ। ठीक है, प्रोवाइडेड दाऊद लीव्स मी इनफ टू पे द सम। हाँ देखो, अगर उसने कहा होता ना कि मैं कितने हैं, मैं बिलाल को 500 दूंगा दाऊद के डेथ पे, यहाँ तक फुल स्टॉप लग गया था, ये वैलिड था। दाऊद ने मरना तो है एक दिन, ठीक है, तो भाई वो पे करेगा, ये तो सही है। अच्छा, अब ये भी हो सकता है ना, हो सकता है ये जो बंदा कह रहा है वही पहले डेथ हो जाए उसकी, वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि डेथ सर्टन इवेंट है, वो तो होना तो है, तो वो तो वैलिड था। लेकिन आगे जो उसने बात कर दी है कि प्रोवाइडेड दैट दाऊद लीव मी विद सम मनी, कि अगर वो मुझे पैसे छोड़ के जाएगा, ये अनसर्टन है, पता नहीं दाऊद साहब जाते हुए भी कुछ लेके जाए। ठीक है, पता वो होता है ना, कर्जे लिए होते हैं तो लोग वहाँ पर ही दफनाने से पहले ही खड़े हो जाते हैं, जी हाँ जी ले आओ, मेरा दो मेरा दो, पता लगे दाऊद उस केस में फंसा हुआ है, अल्लाह रहम करे। लेकिन इसलिए उसने कहा है कि भाई ये जो आगे आपने लाइन डाल दी है ना, ये अनसर्टन है, पता नहीं छोड़ के जाना है कि नहीं जाने उसने छोड़ने। ठीक है, इसलिए ये गलत हो गया। आगे, आसिफ साइंस इंस्ट्रूमेंट आई प्रॉमिस टू पे बाबर ₹500 एज सून एज आई कैन। ये क्या है भाई? मतलब एज सून एज आई कैन तो मतलब अजीब बात है ना, आपका तो कभी भी नहीं दिल करना, यू कैन नेवर, मतलब यही है ना कि जब भी हो सका एज सून एज पॉसिबल, तो वो तो नहीं होता कभी भी, तो ये अनसर्टन है ये चीज़। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये डेफिनेट नहीं है ना, ये इनवैलिड है। लेकिन अगर ये लिखा होता है कि जब भी वो डिमांड करेगा, तो भाई ये तो अलाउड है, ये तो हो सकता है ना, उसका जब दिल करे, वो आपको बेशक नहीं पता, लेकिन आपको हर वक्त तैयार रहना चाहिए कि कभी भी वो डिमांड कर सकते हैं आपसे पैसों की, तो आपको पे करने पड़ेंगे। ठीक है, अच्छा, अब उसने ये वैसे नीचे जो बात आई ना, बड़े क्लियरली ज़रा समझ के चलनी है आपने, क्या बात है। वो कहता रही, ये जो नीचे 3 कहता सिचुएशन मैं आपको बताने लगा हूँ, इसको आपने कंडीशनल नहीं समझना। कह रहे 3 सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूँ, ऊपर अभी मैं आपको बता के आया हूँ कि कंडीशनल नहीं होना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं 3 चीज़ें हैं तो कंडीशनल, लेकिन आपने कंडीशनल नहीं समझनी है, आपने इनको एक्सेप्शन के अंदर रख लेना है। और गल आ रही है समझ नहीं, अभी हमने क्या कहा था कि भाई आपका डेफिनेट एंड अनकंडीशनल होना चाहिए प्रोमिसरी नोट, तो अब वो कानून ये कह रहा है कि ये 3 तरह की चीज़ें ना, इनको मैं कंडीशन नहीं समझता इस पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं ना, इसके अंदर मैं इनको कंडीशन समझता ही नहीं। कौन सी चीज़ें? कहता अगर तो पैसे देने हो एट अ पर्टिकुलर प्लेस, है तो कंडीशन नहीं कि भाई आपने लाहौर आके ही देने हैं, लेकिन वो कहता है क्योंकि सर्टन सी चीज़ है, ठीक है, और ये बड़ी एक प्रैक्टिकल सी चीज़ है कि आप किसी बंदे को कह सकते हो कि फ़लाँ डेट फ़लाँ टाइम भी आगे आ जाएगा, स्पेसिफाइड टाइम पे दो, या स्पेसिफाइड डेट पे दो, या स्पेसिफाइड प्लेस पे दो,
तो वो कहता है कि ये कोई कंडीशन नहीं मैं इसको समझता। तो अगर बीच में लिखा और इसकी बेस पर नहीं आपने उसको उड़ा देना कि भाई ये कंडीशन लगी है, वो कहता है नहीं नहीं ये खैर है, ठीक है। तीसरी बात समझने वाली है, ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विच मस्ट हैपन ऑल्दो द टाइम ऑफ इट्स इवेंट इट्स हैपनिंग में बी अनसर्टन। हाँ, उसने कहा कि एक ऐसा इवेंट जो होना तो लाजमी है जैसे कि डेथ, ऑल्दो इसका टाइम का नहीं पता, तो वो कहता है इसको भी मैं कंडीशन नहीं समझता, इसको भी मैं अनकंडीशनल ही समझता हूँ। इसलिए हमने एग्जांपल ली ना कि अगर डेथ का वादा किया है कि उसके फोत होने के 5 दिन बाद या उसी के फोत होने के ऊपर मैं आपको पैसे पे करूँगा, तो वो कहता है ये दिस इज़ वैलिड, ठीक है, क्योंकि सर्टन चीज़ है ना। हाँ, उसकी टाइमिंग का नहीं पता, वो अलग बात है। जैसे देखिए, आई प्रॉमिस टू पे बाबर 500 7 days आफ्टर सलीम्स डेथ, तो वो कहता है कि ये भाई वैलिड है, बिल्कुल ठीक है। बेशक कंडीशन तो है इसके अंदर कि सलीम मरेगा तो दूंगा, लेकिन वो कहता है कि इसको मैं कंडीशन नहीं समझता इस डेफिनेशन के मुताबिक। भाई आ गई है समझ बात। 3 तरह की चीज़ों को अगर प्लेस स्पेसिफाई कर दी जाए, टाइम स्पेसिफाई कर दिया जाए, या कहा जाए कि किसी की डेथ पे या कोई इस तरह की चीज़ और जो सर्टन हो, होनी तो लाजमी है लेकिन पता नहीं है कब होनी है, वो कहता है ये खैर है, फिर वो उसको आपने कंडीशन नहीं मानना। ओके जी। तो नेक्स्ट है साइंड बाय मेकर। तो भाई ये साइन मेकर ने भी किए होंगे। इट इज इंपैरेटिव दैट द कंप्रोमिसिंग नोट शुड बी ड्यूली ऑथेंटिकेटेड बाय द सिग्नेचर ऑफ द मेकर। इफ द मेकर इज इलिटरेट, अगर वो इलिटरेट है, पढ़ा लिखा नहीं है, अनएजुकेटेड, वो अपना अंगूठा मार देगा, यहाँ पे अंगूठा लगाएगा, ठीक है। वैसे देखें इंटरेस्टिंगली अब हम लोग भी अंगूठों पे आ गए हैं बायोमेट्रिक। पहले हम अंगूठे होते थे जो अनएजुकेटेड थे लोग, फिर वो साइन निकाले गए, ठीक है। अब दोबारा से अंगूठों पे आ गए, क्या बात है, हिस्ट्री अपने आप को रिपीट कर रही है। आसिफ राइट्स इंस्ट्रूमेंट बट डज नॉट साइन देयर ऑन। आसिफ ने लिखा थी आई प्रॉमिस टू पे बिलाल 5000, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, लेकिन भाईजान जब साइन ही नहीं किए हुए तो साइन की वजह से साइंड होना इसेंशियल था, ये इसेंशियल था भाई, ठीक है, तो उसकी वजह से उड़ गया सीन। सर्टन पार्टीज, सर्टन होना चाहिए, पार्टीज का पता होना चाहिए पार्टीज कौन सी, ठीक है। द इंस्ट्रूमेंट पॉइंट्स आउट विद सर्टेनिटी एज टू हु इज द मेकर एंड हु इज द पे। बिल्कुल क्लियर पता लग रहा होगा मेकर कौन है, पेई कौन है। यहां पे देखो ना, आई प्रॉमिस टू पे मोहम्मद अली, इसका मोहम्मद अली साहब कौन है, ये इधर भी टू मोहम्मद अली आ गया, मोहम्मद अली कौन है, पेई है, क्लियर नजर आ रहा है। और जो बंदे ने किया वो अपने साइन यहां पे करके बता रहा है कि भाई मैं हूं ये। देखो पेई के साइन कोई नहीं जरूरी, यहाँ पे पेई के बाद नाम होना जरूरी है, ठीक है, कि किसको देने हैं, या बियरर लिख दो आप, ठीक है। लेकिन बियरर प्रॉमिसरी नोट में नहीं लिख सकते, बिल ऑफ एक्सचेंज में लिख सकते हो, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में भी इशू करते हुए आपको याद है ना, पेएबल टू बियरर ऑन डिमांड, वो नहीं कर सकते इशू। पेएबल टू बियरर ऑन टाइम वो वाला इशू कर सकते हो, ठीक है, या पेएबल टू ऑर्डर तो कर ही सकते हो, इसमें भी पेएबल टू ऑर्डर कर सकते हैं, पेएबल टू बियरर वाला इशू ही नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा भाई, तो the instrument points out with certainty as to who is the maker, and इसमें क्लियर नजर आ रहा है where the maker and the pay can not be identified, पता ही नहीं लगे मेकर कौन है पेई कौन है। the instrument even if it contains an unconditional promise to pay is not approved। कहता है बेशक बाकी सारी चीज़ें, वो रिटर्न भी है, प्रॉमिस भी है, उसके अंदर अनकंडीशनल है, आपका सर्टन है, सारा कुछ मौजूद है, लेकिन पार्टीज का पता नहीं लग रहा है। तो भाई क्योंकि हमने देखे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के टाइम पे भी जो इसेंशियल्स पढ़े थे, उस वक्त भी हमने कहा था कि इसेंशियल का मकसद क्या होता है कि सारे के सारे लवाजमात पूरे होने चाहिए, वरना चीज़ कंप्लीट नहीं होती, चीज़ वैलिड नहीं होती। तो भाईजान सारी चीज़ें पूरी होनी चाहिए थी, ठीक है। वेयर द पर्सन इंटेंडेड कैन रीजनेबली बी असर्टेन फ्रॉम द प्रॉमिसरी नोट ही इज अ सर्टन पर्सन ऑल्दो ही मे बी मिसनेम्ड और डेजिग्नेटेड बाय डिस्क्रिप्शन ओनली। कहता है कि अगर बंदे का आइडिया हो रहा है ना कि कौन है, तो बस वो वैलिड है, चाहे उसका नाम ना भी लिखा हो। आप यहाँ पे भी लिख सकते थे आई प्रॉमिस टू पे चेयरमैन ऑफ वापडा रुपीज़ इतना, तो भाई पता ही है ना, डेजिग्नेशन आपने लिख दिया, चेयरमैन ऑफ वापडा कौन है, ठीक है। तो आपको आई प्रॉमिस टू पे प्रिंसिपल ऑफ फ्ला कॉलेज रुपीज़ इतने, ठीक है। तो भाई इसका भी मतलब है कि आप बंदा डेजिग्नेट तो कर दिया, पता लग रहा है ना बंदा कौन है, ठीक है, और पता लग रहा है कि वो पे ही है। तो वो कहता है कि नाम हमेशा ज़रूरी भी नहीं है। A promise note payable to principal of a college is regarded as a payable to certain person. The person can be identified specifically. Hence, it will be considered a valid promissory note. Okay जी, अगली बात, some payable must be certain। वो कहता है जो पैसे आपने देने हैं वो सर्टन होने चाहिए। देखो हमने बिल्कुल क्लियर लिखा 10,000 सर्टनिटी है इसके अंदर। ये नहीं हो रहा कि 10,000 या इतने, इस तरह की कोई चीज़ नहीं चल रही, ठीक है, या जितने दिल करे उतने। इट इज़ एसेंशियल दैट सम ऑफ मनी प्रॉमिस टू बी पेएबल मस्ट बी सर्टन एंड डेफिनेट द अमाउंट पेबल मस्ट नॉट बी कैपेबल ऑफ कंटीजेंट एडिशन और सब्ट्रैक्शन। उसके अंदर कोई कंटीजेंट ये ना हो कि यार ये कट जाएंगे पैसे या आ जाएंगे, मतलब लोगों को पता ही नहीं हो कितने मिलने हैं, ठीक है। लेकिन इसकी कुछ नीचे एक्सेप्शन है, जैसे इंटरेस्ट की एक्सेप्शन है।
या मतलब इंटरेस्ट अगर आपने बताया हुआ है, अगर इंटरेस्ट लगना है तो इंटरेस्ट तो आपको पता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से होता है, जितना टाइम गुजरेगा उतना, अब पता नहीं कितने टाइम बाद ये बंदा आपसे पैसे लेता है तो उस टाइम तक का इंटरेस्ट लगेगा उसके अंदर, ठीक है। तो इंटरेस्ट को एक्सेप्शन में रखा हुआ है, वो कहता है वो उसको मैं अनसर्टन नहीं समझता। इस तरह एक्सचेंज रेट है अगर कि जी आपको $500 मैंने पे करने हैं उस डे के रेट के मुताबिक, अब पता नहीं वो 10 तारीख को आता है लेने या 15 को आता है, पाकिस्तान में तो आपको पता है एक्सचेंज रेट रोज़ ही ऊपर नीचे हो रहा होता है, ठीक है। तो वो कहता है उसको भी मैं अनसर्टन नहीं समझता। देखिए जो प्रैक्टिकल इश्यूज है ना होते हैं वो उसने एक्सक्लूड कर दिया है। 1881 में लिखा गया था कानून, और उस वक्त उनको इतनी अकल थी, और हमारे वाले माशाल्लाह इधर बस क्या है, क्योंकि इधर कानून लिखने वाले वो है ना जो सारा कुछ ही करते हैं, उन्हें लगता है हमें सारा कुछ आता है। तो खैर अब यहाँ पे उसने मतलब इन चीज़ों को निकाल दिया है। अब देखें वो कहते हैं ये एसेंशियल है कि जो सम है ना वो आपका सर्टन होना चाहिए, उसमें कोई एडिशन डिलीशन की गुंजाइश ना हो, ठीक है। लेकिन उसने सारे एक्सेप्शन भी नीचे दे दिए हैं, जैसे हमने पीछे कहा कि अनकंडीशनल होना चाहिए, लेकिन वो कहता है 3 तरह की चीज़ें उनको मैं कंडीशन मानता ही नहीं हूँ। तो इधर भी उसने कहा यार 3 तरह की चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, इसको मैं नहीं समझता कि अनसर्टन है, ये सर्टन ही होती हैं, हाँ अभी पता नहीं होता कितना है, ठीक है। एग्जाम्पल देखें, आजम साइंस इंस्ट्रूमेंट आई प्रॉमिस टू पे बिलाल 500,000 एंड ऑल अदर सम्स विच शैल बी ड्यू टू हिम। ये मतलब फजूल सी बात है ना, उसने कहा 5 लाख भी दूंगा और इसके अलावा भी अगर मैंने उसे कोई पैसे देने हैं, भाई इसके अलावा पता नहीं कौन से पैसे हैं, दिस इज अनसर्टन, दिस इज नॉट अ वैलिड प्रॉमिसरी नोट। दूसरा, आई प्रॉमिस टू पे बाबर 300,000 एंड ऑल फाइन्स अकॉर्डिंग टू रूल, और रूल के मुताबिक जो जो फाइन्स है, पता नहीं कौन कौन से फाइन लगने हैं आपके ऊपर, हाँ या तो फाइन्स काउंट करो, इधर अमाउंट लिख दो उसकी कि भाई इतने 50,000 रुपये के फाइन भी दूंगा आपको, फिर तो सही है। लेकिन अगर आपने लिखा ऑल अदर फाइन्स जो जो लगेंगे ऊपर, तो ये दिस इज नॉट वैलिड, ओके जी। अब नीचे वो कह रहे थे सम पेबल इज सर्टन, कहते हैं 3 सिचुएशन में सर्टन ही है, और ये गल समझिए नहीं 3, कहता है मैं एक्सेप्शन आपको बताने लगा हूँ कि भाई ये मैं इनको सर्टन ही समझूंगा, बेशक अभी नहीं आपको पता कि अमाउंट क्या होगी, लेकिन अगर आप इस तरह का वादा कर लेते हो जिसमें ये 3 चीज़ें आ रही थी वो सर्टन ही होंगी। जैसे पहला क्या है, व्हेन इट इज़ पेबल विद इंटरेस्ट और रिटर्न इन एनी अदर फॉर्म, अगर आप इसके अंदर इंटरेस्ट शामिल कर देंगे 12% इंटरेस्ट मिलेगा, 15% इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन अब देखो ना इंटरेस्ट की अमाउंट तो नहीं ना पता आपको कितनी मिलेगी। मैंने आपको क्या कहा कि टाइम के हिसाब से अक्रू होता है ना इंटरेस्ट, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि अगर महीने बाद होगा तो लेट्स से पर एनम इंटरेस्ट है 15%, तो आप 1 महीने का सिर्फ इंटरेस्ट दोगे। अगर वो 1 महीना 4 दिन का हो गया तो 1 महीने 4 दिन का करना पड़ेगा। अब इसके अंदर क्योंकि आपने कहा होता ऑन डिमांड या ऑन टाइम, आप इस पे ले लो, अब पता नहीं वो बंदा कब लेने आता है पैसे आपसे, और पता नहीं कितने दिन का इंटरेस्ट अक्रू होता है। लेकिन इंटरेस्ट अगर पहले से एग्रीड है, रेट उसका एग्रीड है, तो भाई फिर वो कहते हैं कि इसको मैं अनसर्टन नहीं समझता। दूसरे नंबर पे, व्हेन इट इज़ पेबल एट एन इंडिकेटेड और करंट रेट ऑफ एक्सचेंज, रेट ऑफ एक्सचेंज मतलब कह दिया है कि भाई आपको 280 का डॉलर है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और लिखा गया कि यार उस डेट पे जो भी डॉलर का रेट होगा उसके हिसाब से पैसे लेना। अब पता नहीं उस डेट पे क्या होगा, लेकिन क्योंकि ये प्रैक्टिकल मसला है, आप इसको ऑलरेडी पहले से जान ही नहीं सकते ना, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते फ्यूचर को, तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई ये भी खैर है, इसको मैं अनसर्टन नहीं समझूंगा। फिर जी तीसरे पे वो कहता है व्हेन इट इज़ पेबल इन इंस्टॉलमेंट्स, जब आपने पैसे आपने लिखा होता है आई प्रॉमिस टू पे यू ₹10,000 इन 4 इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है, ये आपने लिखा हुआ है, वादा किया हो, बिल्कुल कोई मसला नहीं है, वैलिड प्रॉमिसरी नोट है, इंस्टॉलमेंट में पे करना भी ठीक है। लेकिन आपने साथ ये भी लिखा हुआ है कि अगर मैं फेल हो गया कोई इंस्टॉलमेंट पे करने में तो सारे के सारे पैसे मैं फ़ौरन दूंगा। अब देखो अभी ये अनसर्टन है कि आपने फेल होना है नहीं होना, लेकिन ये काइंड ऑफ एक आप समझ लें एक कानूनी शिक होती है कि भाई अगर आप पैसे नहीं पे करेंगे तो आपको सारे के सारे फ़ौरन पे करने पड़ सकते हैं। वो कहता है इसको मैं अनसर्टन नहीं समझ रहा। ये भाई सही है, ये ठीक है, वैलिड बात है, सही है, मतलब कि अगर ये बीच में चीज़ डाल दी जाए तो इसकी वजह से वो इनवैलिड नहीं हो जाएगा। उसने कहा व्हेन इट इज़ पेबल इन इंस्टॉलमेंट्स विद द प्रोविजन, लेकिन एक प्रोविजन बीच में डाल दी है, एक शिक डाल दी है, दैट ऑन डिफॉल्ट बीइंग मेड इन पेमेंट द बैलेंस अनपेड शैल बिकम ड्यू, जो बाकी का भी पैसे नहीं दिए फ़ौरन पे करने पड़ जाएंगे। तो कहता कोई मसला नहीं है, इसको भी मैं वैलिड ही समझता हूँ। तो 3 चीज़ों को वो कहता है कि मैं अनसर्टन नहीं समझता। पहली क्या, अगर आपने इंटरेस्ट उसके ऊपर पे करना है तो कहता है वो बेशक अभी अनसर्टन है लेकिन खैर है कर लो, वो उसको मैं अनसर्टन नहीं समझता इस डेफिनेशन के हवाले से। दूसरे नंबर वो कहता है अगर एक्सचेंज रेट कोई फ्यूचर का है, आपको अभी नहीं पता, आपने ये कहा हुआ कि उस डेट के एक्सचेंज रेट के मुताबिक पेमेंट होगी, तो ये भी वैलिड है, कोई मसला नहीं। तीसरे नंबर पे उसने कहा कि अगर आपने इंस्टॉलमेंट में पैसे पे करने थे और आपने ये लिख दिया कि भाई अगर मैं फेल हो गया पे करने में तो सारे के सारे पैसे फ़ौरन मैं दे दूंगा आपको जो बाकी के भी हुए, ठीक है, तो कहता है ये भी वैलिड है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। नीचे अ प्रॉमिस टू पे इज नॉट कंडीशनल नॉर इज सम पेबल अनसर्टन बाय रीजन ऑफ द सम पेबल बीइंग सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट और लॉस एज द केस में बी ऑफ द बिजनेस ऑफ द मेकर। इस तरह उसने साथ ये भी बता दिया है कि भाई अगर ये हो
कि मैं आपको पेमेंट करूँगा, लेकिन आफ्टर डिडक्टिंग माई एक्सपेंसेस। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी से पैसे लिए हुए हैं, कर्जा लिया हुआ है, मैंने किसी से, बिजनेस में कर रहा हूँ, और मैंने उसे कहा कि यार मैं आपको 50,000 रुपया दूंगा, लेकिन तब दूंगा अगर प्रॉफिट होगा मुझे, या मतलब ये मैं आपको पैसे पे करूंगा, हर सूरत पे करूंगा, लेकिन तब करूंगा अगर एक्सपेंसेस होंगे। हाँ, अगर आप ये कहोगे ना कि अगर प्रॉफिट होगा, ये अनसर्टन है, ये चीज़ वैलिड नहीं है। लेकिन मैं अगर उसे ये कहूँ कि आफ्टर एडजस्टिंग प्रॉफिट वगैरह, जो भी मेरा प्रॉफिट शॉफिट उसको एडजस्ट करने के बाद मैं आपको पैसे दूंगा, तो फिर भाई वो वैलिड है चीज़, ठीक है। तो वो कहता है कि उसको मैं गलत नहीं मानता। नेक्स्ट आ गई, सम पेएबल मस्ट बी अ लीगल टेंडर। लीगल टेंडर से मुराद क्या है कि भाई आपका जो कानूनी आपके पीकेआर है उसके अंदर होना चाहिए। देखिए हमने कहा था कि डॉलर में आपको पे करूंगा, लेकिन डॉलर थोड़ी करना पीकेआर ही है डॉलर रेट के मुताबिक। तो यहाँ पर सर लीगल टेंडर से मुराद क्या है, लीगल करेंसी आपकी। ये शायद कल परसों जब वो करेंसी नोट की बात कर रही थी उसमें लिखा था हामिल हज़ा को देने का मुतालबा पर अदा करेगा, नीचे लिखा होता है कि हुकूमत इसकी गारंटी दे रही है। तो भाई वो लीगल टेंडर है, ठीक है। तो लीगल टेंडर से मुराद क्या, पीकेआर। इसलिए उसने कहा कि फॉरेन करेंसी के अंदर नहीं हो सकता आपका ये, या टू डिलीवर सर्टन क्वांटिटी ऑफ गुड्स, या आप उसमें लिखा हो तो चीज़ें दूंगा मैं आपको, कहता चीज़ें कोई नहीं, पैसों का होना चाहिए और पीकेआर का होना चाहिए, ठीक है। ओके भाई, प्रैक्टिस क्वेश्चन बस एक दो कर लेते हैं, ये आज का मेरे हमें प्रोमिसरी नोट का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। जैसे उसने कहा बेस्ड ऑन द प्रोविजन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 ब्रीफली एक्सप्लेन वेदर द फॉलोइंग अ प्रोमिसरी नोट और नॉट। ये क्या ये हैं या नहीं है, ठीक है। पहले नंबर पे अ प्रॉमिस टू पे राहत ऑन डिमांड 5,000 एट माई कन्वीनियंस। जब भी मेरा दिल करेगा मैं दे दूंगा। तो भाई दिल आपका तो कभी भी नहीं करना, तो दिस इज नॉट अ वैलिड प्रोमिसरी नोट्स, क्योंकि ये अनकंडीशनल नहीं है, ठीक है। जाहिर आपने साथ प्रोविजन भी तो बतानी है ना, किस बेस पे कह रहे हो, किस बुनियाद पे कह रहे हो, तो दिस इज नॉट अनकंडीशनल। दूसरे नंबर पे ऑन डिमांड आई प्रॉमिस टू पे सोनू और ऑर्डर 5,000 फॉर वैल्यूज। जब भी वो मांगेगा मैं उसको पैसे दूंगा, तो ये तो बिल्कुल सही है, ऑन डिमांड वाला वैलिड है, ठीक है। थर्ड, आई प्रॉमिस टू पे, किधर गया आदिल, और ऑर्डर 5,000 एंड 500 शेयर्स ऑफ सिग्मा लिमिटेड। मैं आपको 5,000 रुपये और 500 शेयर्स भी दूंगा। भाई हमने कहा कि शेयर शुगर गुड्स वगैरह कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ पीकेआर की बात होगी। तो ये इसने जो शेयर्स वाली बात ऐड कर दी है ये गलत है, ठीक है। तो आपने लिखना है कि सिर्फ मनी ओनली, लीगल टेंडर में सिर्फ आप करते हो, तो दिस इज नॉट वैलिड। चौथा, आई प्रॉमिस टू पे माही और ऑर्डर 5,000 विद इंटरेस्ट कैलकुलेटेड एट क्वार्टरली रेस्ट। क्वार्टरली बेसिस पर जो इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट होगा उस बेस पर मैं दूंगा, ठीक है। अच्छा, ये वैलिड है। अब इसने प्रोमिसरी नोट इनवैलिड इसको कहा हुआ है, मेरे नज़दीक तो वैलिड है, क्योंकि आप अगर उसकी डेफिनेशन देखें, अगर इंटरेस्ट रेट पहले से एग्रीड है, इंटरेस्ट रेट एग्री होना लाजमी, अगर पहले से एग्रीड है तो आप क्वार्टरली बेसिस पे दे रहे हो तो इसमें कोई मसला नहीं है। आपने बेसिकली क्या कह रहे हो कि मैं आपको इतने पैसे प्लस जो इंटरेस्ट रेट क्वार्टरली बनता होगा वो दूंगा, तो ये वैलिड है मेरे नज़दीक, तो ठीक है। पांचवा, आई प्रॉमिस टू पे यू और योर सक्सेसर्स, आपको या आपके जो सक्सेसर्स हैं जो पीछे बचेंगे, ऑन डिमांड 10,000। अब सक्सेसर पता नहीं कौन बचेगा, एक बंदा फॉर एग्जाम्पल फोर्थ हो रहा है, उसके पीछे अब उसके ज़्यादा भी लोग हो सकते हैं। हमने कहा था कि पे सर्टन होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर हमने कहा मैं आपको या आपके सक्सेसर को पे करूँगा, या क्या है, अब पता नहीं सक्सेसर अभी से आ जाए लेने, बात आ रही समझ, या आपको मैं दूँ ही ना, वेट करता रहूँगा, सक्सेसर को दूंगा। तो इसलिए उसने कहा कि भाई ये कोई नहीं है, आप पे सर्टन होना चाहिए, पता लग रहा होगा पे ही कौन है, ठीक है। या आप सिंपल लिख दो ना, आपके बेटे को पैसे पे करूँगा, स्पेसिफाई हो गया। अच्छा, छठा, आई प्रॉमिस टू पे रफ़ी और ऑर्डर 10,000 7 days आफ्टर सालिक्स डेथ। तो ये तो सही है, ठीक। लास्ट, आई एम लाइबल टू पे अहमद 5,000। मुझे पता है मैंने अहमद को देने हैं, तो भाई दो भी तो सही ना, आगे वादा भी तो करो, कब दो अंडरटेकिंग तो दो। ये मेरे एक्नॉलेजमेंट है, सिर्फ एक्नॉलेजमेंट है, दिस इज नॉट अ वैलिड प्रोमिसरी नोट। नीचे भाई उसने कहा प्रोमिसरी नोट एक बनाए। ये सर प्रैक्टिस क्वेश्चन 7, सरवत ओज 500 टू जैन। ये आप लोगों ने इसको करना है, लिख कर करना है, प्रोमिसरी नोट बनाना है आपने, ये नोट कर लें, ये बनाना है। मैं दोबारा आपको कह रहा हूँ कि इन दोनों चैप्टर्स को बहुत ज़्यादा सीरियस ले लें प्लीज़, वरना ये बड़ा नुकसान आपका कर सकते हैं। पेपर में आ जाना इसमें से 15-18 नंबर का इजीली आया ना MCQs और ये दूसरे क्वेश्चन, और आपने फंस जाना वहाँ पे। प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 लाजमी लिखकर आपने ये प्रोमिसरी नोट की शक्ल बनानी है सारी खुद से, ठीक है। बाकी फिर इंशाल्लाह आगे मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।